किशोरी जी के बाल्यकाल के कुछ सुंदर लीलाएं, उनके पद हैं। जैसे ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द निकला गैया, ऐसे ही हमारी किशोरी जी ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से जो प्रकट किया वो गोपाल। गोपाल। अब छोटे तुतलाते हुए बालक जैसे बोलते हैं, वैसे किशोरी जी के मुख से अब स्वर ही निकला होगा, शब्द तो नहीं निकले, लेकिन सबसे पहला शब्द ठाकुर जी का नाम प्रकट हुआ। कीर्ति मैया गोद में लेकर के झुलाती हैं, उनको मैया बोलती हैं, वृषभानु जी को बाबा बोलती हैं। धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही हैं, घुटमुन चलना सीख गई हैं। सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी, और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गईं और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, वृषभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले, लाली कहाँ भयो, तू काई को रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना हैगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार, लाली कहाँ है गो, तू काई को रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। आपको समझ आ रही गाढ़ा किसको कहते हैं? एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटेमा दही, मतलब उसके आप शेप बना सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया हो, उसमें बढ़िया सुंदर मिश्री की खांड डाली हो, ऊपर से केसर पधराई हो, दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके, मीठा दूध, उसकी दही जमाओ, उस पर ऊपर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमाओ, और जब वो जम करके निकले तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें सुंदर सुंदर आकृति बना बना करके पाती हैं। कीर्ति मैया उठ करके बोली, लाली अभी तो भोर भी ना भाई, अभी तो रात है रही है, और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुझे तो अभी पानो है, मुझे तो अभी खानो है। कीर्ति मैया बोली, इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा, और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं, मैं आधी रात में यहाँ मारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सवरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं, और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो। किशोरी जी को वही चाहिए, गाढ़ा दही। अब श्रीदामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, वो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। कीर्ति मैया के, अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसे ही कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो, इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में, और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। जाकर के रसोई घर में ही बैठ गई। बोले यहीं दे दो। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्रीदामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो। यहाँ पे दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है। ऐसी किशोरी जी की बाल लीलाएं हैं। ठाकुर जी की तो बाल लीला खूब गाई हैं, पर किशोरी जी की बाल लीला पहली बार सुना रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं बहुत हद तक मिलती हैं ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाएं। जैसे गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करने के लिए आए, वैसे गर्गाचार्य जी यहां भी नामकरण करने आए। और जैसे ठाकुर जी को वहां देख करके अचंभित हो गए
और दिखने लगा ये तो साक्षात परब्रह्म है। ऐसे यहाँ पर किशोरी जी को देख करके गर्गाचार्य जी अचंभित हो गए और अचंभित मुख से नाम रखा राधा। किशोरी जी का नाम राधा रखा। जैसे वहां ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और मैया से ब्याह की जिद करते हैं, मैया मेरो ब्याह कराए दे, अब मैं 3 बरस को है गयो, मेरो ब्याह कराए दे। किशोरी जी अपने लिए ब्याह की नहीं कहती हैं। किशोरी जी क्या कहती हैं, अब सब सखियां हैं, ये जितनी अष्ट सखियां किशोरी सब प्रकट हो गई हैं ब्रजमंडल में, सब आ जाती हैं और सब बरसाने में किशोरी जी को लेकर के खेलती हैं। तो किशोरी जी को ललिता विशाखा ने एक गुड़िया दैये बना करके, और वह गुड़िया को सजामे, वही को सुलामे, वही को खिलामे, वही को पिलामे। और एक दिना किशोरी जी ब्रजभानु जी और नंदरानी तक, ब्रजभानु जी और कीर्ति मैया से कहने लगी, अब मेरी गुड़िया बड़ी हैगी, अब या को ब्याह करानो है, या को ब्याह करनो है। तो जैसे वहां ठाकुर जी यशोदा मैया को बताते हैं कि मेरी बहू कैसी हो, वैसे श्री राधा रानी अपनी गुड़िया के लिए बताती हैं कि या को पति कैसो हो। बोले या को पति हो ऐसो जो ब्याह तो करे याते, पर या संग ना लेके जाए, या के संग यहीं घर जमाई बन के रह जाए। मैया मेरी गुड़िया के काजे ऐसो पति ढूंढियो जो विदा करके ना ले जाए, यहीं रह जाए हमारे पास ही। और कहा करेगो, बोले और वृषभानु जी के साथ में खेती करवे जायो करे, वहां पर हल चलायो करे, गैयान को चरावे जायो करे, गोबर थापनो आयो करे, दूध धोनो आयो करे। और मैया मेरी गुड़िया तो बड़ी छोटी सी है, जे तो रोटी बनावेगी ना, ऐसो पति ढूंढ के लियो या के काजे जहाँ पे रोटी भी बनानी आती हो, या को भी बना के खवाए, मुँह को भी बना के खवाए। ऐसी श्री राधा रानी कीर्ति मैया को बताती हैं। बोले और मैया मैं तो वाह की सास लगूंगी ना, ये गुड़िया मेरी लाली है और वो मेरो जमाई होएगो, तो मुझे बैठा करके मेरे पाम पूजो करे, मेरे पाम दवायो करे, मेरी हाजी हजूरी करो करे, ऐसो या कोई काजी खसम ढूंढ के लाओ। ऐसी ऐसी किशोरी जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, उन सबसे आनंदित होते हैं। अब किशोरी जी करीब 4-5 वर्ष की हो गई और बाल्यकाल से लेकर के अभी तक कई बार नंदरानी आई हैं, कई बार कीर्ति मैया गई हैं, कई बार वृषभानु जी और नंद बाबा को मिलन भयो है, लेकिन ठाकुर जी को और किशोरी जी को ऐसा परस्पर मिलन अभी तक नहीं हुआ। बाल्यकाल के बाद छोटे से थे 6-7 दिन के, और ठाकुर जी 1 वर्ष के तभी मिले। वाके बाद अब एक योग बनो। किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजे गई हैं। अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना, सब सखीन से कहें ध्यान रखियो, भोरी है, या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी खेलने के लिए कैसे जा रहे हैं, खेलने के लिए निकले हैं और वहां यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी को नहीं पता है और ना किशोरी जी को पता है कि यहाँ ठाकुर जी आ सकते हैं। ऊंची ऊंची धोती पहनी है और वाके ऊपर सुंदर एक पीतांबरी पहनी है। पीतांबरी भी कैसी है, बहुत छोटी छोटी पीतांबरी है और वह पीतांबरी में भी नीचे झंगुली बनी हुई है। झंगुली मतलब जैसे खूब सारी पट्टीदार होती है ना, तो जैसे घूमे तो मानो जैसे घेर जैसो खुल जाए, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुली पहनी है। और जैसे हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब नीचे पजम्मी पहने, कभी धोती पहने, वहां के ऊपर एक सुंदर झंगुली जैसी पहने, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुलीदार पीतांबरी पहनी है। आहा, हाथ में चकडोरी ली है। चकडोरी
वो एक चक्का जैसे होवे, वहां में खूब डोरी ऐसे बांध करके और फिर जोर से ऐसे खींचे तो वो गोल गोल चकली जैसी घूमन लगे। हाथ में एक चकडोरी ले रखी है, छोटी छोटी काचनी और पीतांबरी पहन करके श्री ठाकुर जी श्रृंगार करके निकले खेलवे के लिए। यमुना जी के तट पर पहुंचे ठाकुर जी। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे। सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए ठाकुर जी। और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ ते आई हैं, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई हैं पूछूं तो। वहां सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं, क्योंकि श्री गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन ये किशोरी जी के हृदय से प्रकट हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करन लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी पर दृष्टि, किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, पूछ रहे हैं, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहां रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्सी से हैं, और नेक्सी से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन ते आ रहा हूं, मैंने तो आपको देखो नहीं, कहाँ रहत, आपको घर कहाँ है, और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं, और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहां हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, हमारे पिताजी वृषभानु जी हैं और हमारो निवास बरसानो है, वहीं महल में हम विराजें। हमारे खेलवे के काजे ये सब जगह नहीं है, वन में आके खेलवे को हमारो कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो हमारो भवन इतना बड़ा, हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काई को आई हो यहाँ पे, यहाँ काई को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काई को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहमे, कहा हमारे बरसाने में कहमे कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तो प्रकट है जाए। नंद जी को लाल आए, वो नंद जी को छोरा, वह के पिताजी को नाम नंद है। वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुन की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुन ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाको मन आ गए और सब हरण करके ले गए तो, या हमारे हम तो यहाँ आमे ही ना है वाके डर के मारे। इतने में ही ठाकुर जी नीची नजर करके सुनने बोले, अच्छा। किशोरी जी बोली, अच्छा तुमने देखो वो नंद जी को छोरा, तुम जानो भाई। ठाकुर जी बोले, वैसे
बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसो है ना है वो। मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू, वो ऐसो है ना है, बहुत सीधो है, भोर है बेचारो। वाह यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाकू दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बाड़ी मैया की सेवा करनी चाहिए, वासो काम नहीं करानो चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खाया वे। और इन गोपीन ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो। मैं तुम्हें सांची बता रहा हूं। किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही है कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी है, अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूं, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा, कहां को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए हो, जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके, और कहा कह रहे हैं, ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले, तुम्हारो कछु चुरायो हमने? किशोरी जी बोली, अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पतो नहीं है। ठाकुर जी बोले, ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो? नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा, और तुम मेरे संग खेल के आई हो, और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहां तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। ठाकुर जी, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन मुरई राधिका गोरी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा, अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं, ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैयान की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको, अरे ना तुम अकेले ना हो,